देखो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इससे पहले हम जो ड्यूलिंग पेटिट्स लॉ है या कहें कि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार उसका रिकैप दे देती हूँ मैं कि वो क्या है। देखिए, हमने पढ़ा था पहली बात तो जब हम स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं तो हम ये पढ़ेंगे कि जो सॉलिड है वो दो कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। मोस्ट ऑफ सॉलिड्स क्या है? क्रिस्टल्स हैं। और आप कह सकते हो कि जो क्रिस्टल है वो किससे बना हुआ होता है? मोस्ट ऑफ सॉलिड्स क्या है बेटा? क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, और जो क्रिस्टल है उसको हम, जैसा कि आप उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में भी पढ़ते हो कि आप क्रिस्टल को किस तरीके से देख सकते हो कि क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस होते हैं और क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम सॉलिड की स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं तो हमें बेसिकली किसकी स्पेसिफिक हीट पढ़नी होती है? सॉलिड के अंदर जो पॉजिटिव आयंस है उनकी स्पेसिफिक हीट पढ़नी होती है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पेसिफिक हीट पढ़नी होती है। ठीक है, जो पॉजिटिव आयंस से या एटम्स से जो स्पेसिफिक हीट रिलेटेड है उसको हम क्या बोल के चलते हैं? सी लैटिस। और फ्री इलेक्ट्रॉन से जो हीट रिलेटेड है उसको हम क्या बोल के चलते हैं? सी इलेक्ट्रॉन्स। स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इन केस ऑफ सॉलिड हमने अजम्पशन लिया था कि हम मान के चल रहे हैं कि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या आप ये कहिए कि हम मान के चल रहे हैं कि एट नॉर्मल कंडीशन, एट रूम टेम्परेचर, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है स्पेसिफिक हीट में वो क्या है? लगभग 0 के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ के चलेंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ लैटिस को हम केवल स्टडी करेंगे। जब हम स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ लैटिस पढ़ते हैं। कई बुक में आपको यहाँ लिखा हुआ भी मिलेगा कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ लैटिस या स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, इस तरीके का लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा क्या पढ़ा था हमने कि जो स्पेसिफिक हीट है वो एट कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकती है और एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकती है। तो सॉलिड के केस में हम किसको लेके चलेंगे? बेसिकली जो आपके सी लैटिस या सी इलेक्ट्रॉनिक, सी इलेक्ट्रॉनिक को तो हमने इग्नोर कर दिया है तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। तो जनरली जो ये सी लैटिस हम पढ़ते हैं ये किसके बराबर है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर है। हम मान के चलेंगे कि जब भी हम सॉलिड की स्पेसिफिक हीट पढ़ रहे हैं तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम टेम्परेचर का इंक्रीज कर रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि जो चेंज इन वॉल्यूम इन सॉलिड है वो बहुत कम है। ठीक है, ना के बराबर है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम वो स्पेसिफिक हीट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड ये बात। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए कि जो ड्यूलर-पेटिट लॉ था वो ड्यूलर-पेटिट लॉ हमारा था क्या? ठीक है, ड्यूलर-पेटिट लॉ हमसे ये कह रहा था कि ये है टेम्परेचर और ये है हमारी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? सी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और जो ड्यूलर-पेटिट लॉ ने हमें ये कहा था कि जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी और वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 3R रहेगी। तो ये लॉ हमारा क्या है? ड्यूलर-पेटिट लॉ। और ड्यूलर-पेटिट लॉ जब दिया गया था, ड्यूलर और पेटिट के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था ये। ठीक है, तो जब इन्होंने ये ड्यूलर-पेटिट लॉ दिया था तो इन्होंने क्या मान के चले थे ये कि एटम के अंदर जो क्रिस्टल के अंदर जो आपके एटम है वो एज हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, और वो कैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर है? क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब क्या है कि वो 0 से लेके इंफिनिटी तक एनर्जी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, किसी भी एनर्जी से वो क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं, कोई भी एनर्जी उनकी हो सकती है। ठीक है, दूसरा असम्पशन क्या था कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। सबकी जो एंगुलर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? सेम है। ठीक है, फिर इसके बाद ये तो था हमारा थ्योरेटिकल रिजल्ट जो क्लासिकल थ्योरी ने दिया था कि जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे वो हमारे कुछ इस तरीके के थे। एक्सपेरिमेंटल, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या कह रहे थे कि जब T 0 को टेंड करेगा तो आपकी स्पेसिफिक हीट भी लगभग किसको टेंड कर रही है? 0 को ही टेंड कर रही है। स्पेसिफिक हीट भी किसको टेंड कर रही है? 0 को टेंड कर रही है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी ऑफ ड्यूलर-पेटिट लॉ क्या कह रहा था कि भले टेम्परेचर 0 हो जाए आपके पास स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहेगी जो 3R रहेगी। तो ये इसकी डिस्क्रिपेंसी थी।
ठीक है, कि ये हाई टेम्परेचर पे जाके वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को मैच कर जा रहा था, लेकिन एक मिनट रुको। फिर आगे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे इन्होंने जो आइंस्टाइन थ्योरी आई, इन्होंने क्या किया, जो अजम्पशंस ड्यूलम पेटिट लॉ ने लिए थे उनको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। एक इन्होंने क्या कहा कि जो एटम्स हैं वो आपके क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, वो क्या है, आपके क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर कहने का मतलब क्या है कि वो एनर्जी की कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ये कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी होगी जो पॉसिबल होगी, ठीक है, जो इस तरीके से होंगी, E = n+1/2 h पर ओमेगा। 12 बजे ठीक है, तो E = n+1/2 h पर ओमेगा, ये क्या है, एक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या है, कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट इक्वल जोड़ लीजिएगा, क्या जोड़ लीजिएगा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का मोशन दूसरे हार्मोनिक ऑसिलेटर को क्या नहीं कर रहा है, इफेक्ट नहीं कर रहा है। दूसरा असम्पशन क्या मान के चलेंगे हम यहाँ पे कि एक एनर्जी के एनी नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स में प्रेजेंट इन सेम क्वांटम स्टेट। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे एटम्स की जो एनर्जी है वो क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। यहाँ पे जो क्वांटम स्टेट कहा गया है, ये क्वांटम स्टेट किसको कहा गया है, एनर्जी स्टेट को कहा गया है। अगर आप n का वैल्यू चेंज करते हैं तो आपका क्वांटम स्टेट होगा और कोरेस्पोंडिंग आपकी क्या चेंज होगी, जो ऑसिलेटर है, जो एटम को आप ऑसिलेटर कह रहे हो, उसकी एनर्जी भी आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो क्वांटम स्टेट का मतलब क्या है, एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो एक एनर्जी के कितने भी एटम्स आपके पास हो सकते हैं। तीसरा हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो सारे एटम्स हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। सारे एटम्स सेम फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ये बेसिक 3 असम्पशंस हैं हमारे आइंस्टाइन की, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट के, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ड्यूलम पेटिट लॉ है। इसकी डिस्क्रिपेंसी क्या थी कि ये हाई टेम्परेचर पे जाके तो मैच कर रहा था, लेकिन लो टेम्परेचर पे जाके ये मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। इसके बाद देखिए E = n+1/2 h पर ओमेगा क्या है, एक क्वांटम ऑसिलेटर की एनर्जी है, ठीक है। फिर हम एक चीज और यहाँ पे कहेंगे कि अगर मैं कह रही हूँ, और यहाँ पे कहिए इंडिपेंडेंट 3D क्वांटम ऑसिलेटर, ये वर्ड और ऐड कीजिए, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल मोशन, यानी कि एक एटम कितने डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है, 3 डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है, इस तरीके से और ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है। 3 वाइब्रेशंस है उसके पास, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे एक एटम का। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास टोटल n एटम्स है, मेरे पास अगर टोटल n एटम्स है, तो एक बात बताइए, तो एक एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है, तो टोटल n एटम्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, तो n एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास कितना हो जाएगा, 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, यानी कि मेरे पास 3n डायमेंशनल मोशन है। तो इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि हमारे पास 3n इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है हमारे पास। हमने कहा क्या था कि हमारे पास n एटम्स हैं, n एटम्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3n। तो ये केस किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है, कि हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 3n इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर है और जो 1 डायमेंशनल है, क्योंकि एक का डिग्री 1 डायमेंशनल मतलब एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके पास। तो अगर 3n मेरे पास ऐसे हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 3n आएगा। तो इस केस को हम ऐसे कह सकते हैं। तो हम करके क्या चलेंगे, हम सिंगल 1 डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, एवरेज एनर्जी निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो किसकी एनर्जी निकल आएगी हमारे पास, 3n क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी निकल आएगी हमारे पास, ठीक है। और फिर उसको स्पेसिफिक हीट
में कन्वर्ट कर देंगे। किससे डिफरेंशिएट करके? टेम्परेचर से डिफरेंशिएट करके। बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्रेशन है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए एवरेज एनर्जी ऑफ 1D of single 1D quantum harmonic oscillator according to, किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या होगी हमारे पास? एवरेज एनर्जी सिंगल एटम की हम लिख रहे हैं ई बार से। ई बार इज इक्वल टू एक्सपोनेंट समेशन। ठीक है, अगर आपको ड्यूलिंग पेटेंट लॉ याद है तो वहां पे हमने क्या लिया था? वहां पे हमने लिया था इंटीग्रेशन, क्योंकि एनर्जी को हम कंटीन्यूअस मान के चल रहे थे। यहाँ पे डिस्क्रीट मान के चल रहे तो क्या ले रहे? समेशन ओवर एन, कि क्वांटम नंबर n 0 से लेके कहां तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक जा सकता है। डिस्क्रीट स्टेट्स पॉसिबल है, कंटीन्यूअस रेंज नहीं है, स्टेट है यहाँ पे एनर्जी की। ठीक है, n = 0 e एक्सपोनेंशियल माइनस e ओवर kT। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम लिख रहे हैं समेशन n = 0 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस e ओवर kBT। kBT यहाँ पे क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। kBT नहीं, kB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। E हमारे पास क्या है? E की वैल्यू ऑलरेडी हमने पढ़ी है n+1/2 h कट ओमेगा। ठीक है, n+1/2 h कट ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास E की वैल्यू है। अब इस E की वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाएगा? ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा n = 0 टू इंफिनिटी n+1/2। ठीक है, h कट ओमेगा एक्सपोनेंशियल माइनस n+1/2, यहाँ पे वैल्यू रख रही है h कट ओमेगा डिवाइडेड बाय में क्या है? kT। ठीक है, फर्दर डिवाइडेड बाय समेशन n = 0 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस n+1/2 h कट ओमेगा बाय kT। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब क्या करेंगे? इसको जस्ट सॉल्व आउट कर देंगे। आप यहाँ पे क्या करिए? इस समीकरण को सॉल्व कीजिए। n की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे रख के एक सीरीज बन जाएगी यहाँ पे। अब हमें इसको ओपन करके लिखना है जस्ट इस टर्म को। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और एक और चीज ले लेंगे, कंसीडर जो ये -h कट ओमेगा बाय kBT जो टर्म है, इसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, ताकि हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सिंपल हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जब हम इस सीरीज के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे n की 0 से लेके 1 तक और इसको x पुट कर देंगे, तो ये सीरीज हमारी क्या बन जाएगी? देखिए कुछ इस तरीके से e बार h कट ओमेगा कॉमन है, हम बाहर लिख लेते हैं h कट ओमेगा। ठीक है, क्या बनेगा? सीरीज हमारी बन जाएगी 1/2 e रेज़ टू पावर x/2 प्लस 3/2 e रेज़ टू पावर 3x/2 प्लस 5/2 e रेज़ टू पावर 5x/2 एंड सो ऑन। ठीक है, डिवाइडेड बाय e raised to power x/2 plus e raised to power 3x/2 and so on।
ठीक है, ये सीरीज हमारी बन जाएगी। हमने सिंपल माइनस एच कट ओमेगा बाई केबीटी को एक्सक्लूड किया है और एन की वैल्यू 0 1 2 3 रखी है, एच कट ओमेगा को यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, इसके बाद इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एच कट ओमेगा, ठीक है, d by dx natural log of e raised to power x by 2 plus e raised to power 3 by 2 plus e raised to power 5 by 2 as it is। यहाँ तक हम पहुंचे। ठीक है, ये देखिए आपके पास क्या है, अब देखिए e x by 2 का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास 1 by 2 आगे आ जाएगा और e raised to power x by 2 as it is आएगा। ठीक है, तो ये टर्म आपकी कैसी है, log of x, क्योंकि अगर आप d by dx नेचुरल log of x करते हैं तो ये आपका क्या बनता है, 1 by x बनता है। तो देखिए ये क्या है, 1 by x, ठीक है, ये क्या है, 1 by x है, और फिर x में अगर आपका कुछ डेरिवेटिव करने के लायक बचता है तो ये वो चीज है आपकी। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले को हमने यूज किया और इस टर्म को इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, आगे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ex को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो h कट ओमेगा t by dx ln, ex को कॉमन ले लीजिए, ex ले लिया कॉमन, यहाँ कितना बच जाएगा 1 प्लस इसमें से ex by 2 को कॉमन लिया, सॉरी x by 2 को कॉमन लिया है, यहाँ से x by 2 जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, यहाँ से ex by 2 जाएगा, x और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x by 2 जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, इस तरीके की टर्म आपके पास बच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन में से ex by 2 को कॉमन लेंगे। ठीक है, अब आपके पास ये क्या आ गया, h कट ओमेगा, ठीक है, d by dx और साथ में क्या आ गया ln। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ln e x by 2, या आप इसको प्रोडक्ट इसके साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा, देखिए ln e x by 2 प्लस में ये ln इसके साथ log a b, क्या लिख सकते हैं, log a प्लस में log b। ठीक है, तो 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x, इसको हमने ओपन करके लिख दिया। ठीक है, ये a ये b, तो log a log b, इस तरीके से नेचुरल लॉग ex की पावर x by 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सीधा x by 2 बन जाएगा, तो h कट ओमेगा d by dx, ये आपका क्या बन गया, सीधा x by 2। इसको जब आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ ln 1 माइनस ex। ठीक है, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, हमने फॉर्मूला यूज किया है कि ln 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड सो ऑन किसके बराबर होता है, माइनस ln 1 माइनस ex के बराबर होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला हमने यूज किया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये लास्ट एक्सप्रेशन आया है हमारा। ठीक है, ये किसके बराबर है, ई बार के बराबर, तो ई बार को हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट एक्सप्रेशन से ही हम लेके चल रहे हैं, h कट ओमेगा d by dx x by 2 माइनस प्लस माइनस माइनस ln 1 माइनस ex, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे सिंपल। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, e बार h कट ओमेगा, इसका डेरिवेटिव 1 by 2, इसका डेरिवेटिव करोगे 1 ओवर 1 माइनस e raised to power x
इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा आपके पास माइनस का ई एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या आ गया, h कट ओमेगा 1/2 प्लस e रेज़ टू पावर x ओवर 1 की x, ये सिंपल डेरिवेटिव हमने किया, ठीक है। अब e की पावर x को यहां से कॉमन ले लीजिए, टेकिंग e की पावर x कॉमन इन सेकंड टर्म, इन सेकंड टर्म इन ब्रैकेट के अंदर जो सेकंड टर्म है उसमें से कॉमन लूंगा। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, h कट ओमेगा 1/2 प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर x हमने कॉमन लिया है, यहाँ पे क्या बचेगा 1 ओवर e की पावर x, यानी कि e की पावर माइनस x, और ये कॉमन आ गया -1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन बच गया हमारा h कट ओमेगा 1/2 प्लस 1 ओवर e की पावर -x माइनस का 1, ये एक्सप्रेशन आ गया। माइनस x की वैल्यू हमारी क्या थी, माइनस x हमने क्या लिखा था, माइनस x कट ओमेगा ओवर a b t को हमने क्या माना था बच्चों, x माना था, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, x की वैल्यू हमारी माइनस x की वैल्यू हम यहाँ पे माइनस h कट ओमेगा ओवर a b t कर देंगे। तो e बार जो है हमारा वो क्या आ गया, h कट ओमेगा 1/2 प्लस 1 ओवर e h कट ओमेगा ओवर kbt, और साथ में क्या है -1, ये क्या आ गई हमारी एवरेज एनर्जी आ गई, किसकी, एक सिंगल एटम की एवरेज एनर्जी आ गई, ठीक है। एवरेज एनर्जी ऑफ 1D क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर थे हमारे पास, 3n थे, तो इस एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए 3n से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3n 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, हमारी जो एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, E = 3n E बार। जो एवरेज एनर्जी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की आई थी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको लिख रही हूँ 3n/2 h कट ओमेगा प्लस 3n h कट ओमेगा डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर h कट ओमेगा kBT -1, ये रिलेशन हमारे पास आ जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए टेस्ट कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करके हम लिख लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम लिखेंगे, किसके लिए, C के लिए इसको सॉल्व करके लिखेंगे। तो जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या होती है, कर्ली E बाय कर्ली T हमारे पास होती है, तो कर्ली E बाय कर्ली T, इसको आप T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ये तो कांस्टेंट है 0 बन जाएगा, ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 3n, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आप कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, 3n kb h कट ओमेगा ओवर kbt का स्क्वायर, सिंपल डेरिवेटिव है, और e h कट ओमेगा डिवाइडेड बाय kbt, और डिवाइड में e h कट ओमेगा ओवर kbt -1, ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, ये आ गई हमारे पास स्पेसिफिक हीट आ गई, ठीक है। ये E का एक्सप्रेशन था टोटल एनर्जी का, हमने इसको T के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट किया, इस टर्म का डेरिवेटिव 0 है,
3n h कट ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। जब आप इस टर्म को डेरिवेट करेंगे तो 1 h कट ओमेगा बाई kb आपके पास यहाँ से आएगा जो स्क्वायर में हो जाएगा। t का आप डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई t है, 1 बाई t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये t स्क्वायर एक एक्स्ट्रा आ गया है और ये टर्म एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये किसका कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड का कॉन्सेप्ट आ गया, किससे, आइंस्टाइन थ्योरी से आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि h कट ओमेगा बाय kb जो है इसको हम थीटा e कह के चलते हैं। ये क्या है, आइंस्टाइन कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, आइंस्टाइन टेम्परेचर, आइंस्टाइन टेम्परेचर। ये एक टर्म हम मान के चलेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हम एनर्जी को लिख सकते हैं कि ये यहाँ से c को आप क्या लिखेंगे, 3n kb, ये बन जाएगा थीटा e बाई t का स्क्वायर। ठीक है, e थीटा e बाई t डिवाइडेड बाई e थीटा e बाई t माइनस 1। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी। ठीक है, तो ड्यूलन पेटेट लॉ में ये कांस्टेंट था, ये 3n kb आया था हमारे ड्यूलन पेटेट लॉ में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस हमारे पास आ गई है। ठीक है, इसकी जो एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस है वो किस तरीके से है, अब इस रिजल्ट को थोड़ा एनालाइज करना हमारे पास बाकी है, किसके हिसाब से, लो टेम्परेचर के हिसाब से और हाई टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, इसको हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर।